and some errors also. जी, डायनामिक लिंकिंग क्या है? सबसे पहले स्टैटिक लिंकिंग क्या है कि कुछ ऐसी सिस्टम लेवल की लाइब्रेरीज जो कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी होती हैं, उसके इमेज को जब आपके प्रोग्राम को, यूजर के प्रोसेस को या प्रोग्राम को मेमोरी में, उसके इमेज को मेमोरी में कॉपी किया जा रहा होता है, मेमोरी में रखा जा रहा होता है, तो उस वक्त आपकी कुछ सिस्टम की लाइब्रेरीज को उसके साथ लिंक किया जाता है। स्टैटिक लिंकिंग में क्या है? सिस्टम लाइब्रेरीज एंड प्रोग्राम कोड कंबाइंड बाय द लोडर इनटू द बाइनरी प्रोग्राम इमेज। आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी को, जो सिस्टम की लाइब्रेरी है, उसको प्रोग्राम की इमेज के साथ मर्ज कर देते हो और पूरा का पूरा इमेज आप कहां पे रख देते हो? रैम के अंदर रख देते हो। अब डायनेमिक लिंकिंग क्या है? लिंकिंग पोस्टपोन्ड अनटिल एग्जीक्यूशन टाइम। जब एग्जीक्यूशन शुरू होगी उस वक्त आप रिक्वायर्ड लाइब्रेरी का इमेज जो है वो कॉल करोगे और वो इमेज आपका रैम के अंदर लोड हो जाएगा। अब यहां पे उस लाइब्रेरी के, आपने भी देखा होगा डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी DLL लाइब्रेरीज होती हैं, वो आपको उस फोल्डर में रखनी पड़ती हैं। अब वजह क्या है कि रन टाइम पे जब उसको DLL चाहिए होगी तो वो उसी पर्टिकुलर फोल्डर से जाके उठाएगा। अब एक पीस ऑफ कोड जिसको हम स्टब कहते हैं, ये यूज किया जाता है टू लोकेट द अप्रोप्रिएट मेमोरी रेजिडेंट लाइब्रेरी रूटीन्स। कि रन टाइम पे जब आपको किसी लिंकिंग लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी है तो उस वक्त एक पीस ऑफ कोड होगा जिसको स्टब कहते हैं। स्टब क्या कहता है करता है, जब स्टब एग्जीक्यूट होता है तो पहले तो रैम के अंदर से ढूंढता है क्या ये लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर नहीं है तो वो डेफिनेटली जाके उसको डिस्क से कॉल करेगा और उसकी लोडिंग होगी। स्टब रिप्लेसेस इटसेल्फ विद द एड्रेस ऑफ द रूटीन एंड एग्जीक्यूट्स द रूटीन। वो अपने आप को रिप्लेस कर देता है किसी रूटीन के साथ, जो भी लिंकिंग डायनामिक लाइब्रेरी की आपने रूटीन कॉल की थी उसके एड्रेस के साथ रिप्लेस कर देता है और वो रूटीन कॉल हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स इफ रूटीन इज इन प्रोसेस मेमोरी एड्रेस। अगर वो आपकी रूटीन प्रोसेसेस में है तो उसको आप मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर देते हो, अगर नहीं है तो आप उसको एड्रेस स्पेस में ऐड करते हो, यानी कि अगर पीछे अगर किसी क्यू में है तो क्यू से उठा के आप उसको एड्रेस स्पेस देते हो। अब यहाँ पे कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करते हैं। हमने पीछे लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जब प्रोसेस स्केजुलर स्केजुलिंग कर लेता है उस वक्त के बाद बारी आती है डिस्पैचर की। डिस्पैचर इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ये काम लोडिंग के काम करेगा। अब यहाँ पे डायनामिक लिंकिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर लाइब्रेरीज। जो आपकी लाइब्रेरीज है उनके लिए वो कह रहे हैं डायनामिक लिंकिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम को शेयर्ड लाइब्रेरीज भी कहा जाता है। शेयर्ड लाइब्रेरी डेफिनेटली इसीलिए कि माइट भी एक वक्त में दो प्रोसेसेस सेम लाइब्रेरी की कुछ रूटीन्स को कॉल कर रहे हो, तो इसलिए इसको शेयर्ड लाइब्रेरीज कहा जाता है। डायनामिक लिंकिंग से मुराद कि रन टाइम पे आप सिस्टम लाइब्रेरीज को लोड करते हो, उसकी रूटीन्स को कॉल करते हो, इसके लिए जो स्टब एक पीस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूशन करता है, वो आपका उसको लोड करता है रैम को, रैम के अंदर। इस तरह से आपकी डायनामिकली लिंकिंग है, डायनामिकली एड्रेस स्पेस एलोकेशन है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा स्वैपिंग का है कि स्वैपिंग क्या चीज है। जी,
हम कहते हैं कि प्रोसेस जो है आपका वो लोड होना चाहिए रैम के अंदर। जब वो एग्जीक्यूशन में जाएगा तो रैम में लोडेड होगा, लेकिन उसको रैम से आउट भी किया जा सकता है। सपोज एक प्रोसेस जो है वो अभी किसी वेट में है, आयो वेट में चला गया, उसको आयो की एग्जीक्यूशन भी मिल गई, अब वो वेट में अपनी बारी के इंतजार में है। तो स्वैपिंग क्या कहते हैं कि आप रैम से उस प्रोसेस को निकाल दो और किसी बैकअप स्टोरेज के अंदर रख दो, बैकिंग स्टोर के अंदर। जब आप सपोज आपकी एक रैम की स्पेस है 3 प्रोसेसेस के लिए, प्रोसेस P1, P2 और P3 के लिए, आप कहते हो जी कि P3 प्रोसेस जो है ये फिलहाल एग्जीक्यूशन में जाने वाला नहीं है, या इसकी बारी अभी देर में। प्रोसेस P4 एक प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, उसको आप लोड करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि प्रोसेस P3 को स्वैप आउट कर देते हो रैम से, और प्रोसेस P4 को स्वैप इन कर लेते हो बैकिंग स्टोर से रैम के अंदर। तो ऐसा फील होगा कि आपके 4 एग्जीक्यूशन वाले प्रोसेसेस इस वक्त रैम के अंदर हैं। हालांकि रैम की स्पेस अभी आपके पास 3 प्रोसेसेस के लिए है, लेकिन वर्चुअली लॉजिकली हमने 4 प्रोसेसेस को रैम के अंदर रखा हुआ है। गो के स्वैपिंग, स्वैप इन और स्वैप आउट का आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है, उसकी एग्जीक्यूशन एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसके अपने ओवरहेड्स हैं। लेकिन हम इस तरह से हम क्या करते हैं कि जितनी आपकी रैम की स्पेस है उससे ज्यादा स्पेस आपको फील होती है। टोटल फिजिकल मेमोरी स्पेस ऑफ प्रोसेस कैन एक्सीड फिजिकल मेमोरी। अच्छा, स्वैपिंग की जरूरत क्यों है? जो रिक्वायर्ड प्रोसेस की स्पेस है वो आपकी अवेलेबल स्पेस से ज्यादा है। या सपोज आप कहते हो जी कि एक प्रोसेस आया, उसको जरूरत है 200 MB की रैम के अंदर। रैम में जो स्पेस अवेलेबल है वो 100 MB स्पेस, 100 MB स्पेस है। आप क्या कहते हो कि इस प्रोसेस का अगर पार्टीशनिंग हो सकती है इस प्रोग्राम की, तो पहले वाले जो 100 MB है वो पहले लोड कर लो, उन 100 MB के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उनकी एग्जीक्यूशन होगी। जब उनकी एग्जीक्यूशन होगी, अब इंस्ट्रक्शन जो है 101 MB से लेके 200 MB तक, अब वो वाली जब अगर एग्जीक्यूट होनी है तो पहली 100 MB वाली इंस्ट्रक्शन बाहर निकाल दो, अगली 100 वाली आप रैम के अंदर ले आओ। तो इस तरह से आपने एक 100 MB स्पेस के ऊपर, रैम के ऊपर 200 MB का प्रोग्राम प्लेस कर दिया, मींस के आपकी रैम की स्पेस बढ़ी। लेकिन इसमें डेफिनेटली आपको डिले आएगा स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट का। यहाँ पे रोल आउट और रोल इन स्वैपिंग वेरिएंट यूज्ड फॉर प्रायोरिटी बेस्ड scheduling algorithm. Lower priority processes swapped out, so higher priority processes can be loaded and executed. अब आपका स्वैप टाइम डेफिनेटली यहां पे जरूर मैटर करेगा। जितने भी आपके प्रोसेसेस जो हैं, जो एग्जीक्यूशन में है, जो स्वैप इन और स्वैप आउट हो रहे हैं, वो आपके बैकिंग स्टोर में, जो कि एक फास्ट स्पीड आपकी डिस्क हो सकती है, रेडी क्यू में पड़े होंगे। अब रेडी क्यू से सिस्टम मेंटेन्स a ready queue of ready to run processes which have memory images on the disk. रेडी क्यू के अंदर वो वाले प्रोसेसेस के इमेज पड़े होंगे। हम आखिरी स्टेज जब हमने स्टेप्स पढ़ रहे थे किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की, तो आखिर में हमने कहा था कि उस प्रोग्राम का इमेज मेमोरी रैम पे स्टोर होता है। तो डिस्क के ऊपर आपके इमेजेस पड़े होंगे रेडी क्यू के अंदर। जैसे ही एक प्रोसेस आपका रैम से स्वैप आउट होगा, दूसरा प्रोसेस आपका रैम के अंदर स्वैप इन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे स्वैप आउट और स्वैप इन के डेफिनेटली आपके ओवरहेड्स हैं।
अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा सकूं, जी ये डायग्राम स्कीमेटिक व्यू ऑफ स्वैपिंग कि प्रोसेस P1 पहले चल रहा था, सपोज प्रोसेस P2 आया, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी और रैम के अंदर यूजर स्पेस इतनी नहीं थी कि प्रोसेस P2 पूरा का पूरा लोड हो जाए। हम पूरा का पूरा लोड सपोज अपलोड करना चाह रहे हैं, या प्रोसेस P1 ने सारी जगह ली हुई थी। अब प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है प्रोसेस P1 से, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है प्रोसेस P1 से। तो आपने क्या किया कि प्रोसेस P1 को पहले स्वैप आउट कर दिया, ठीक है जी, और प्रोसेस P2 को रैम के अंदर लोड कर दिया, जिसको हमने कहा कि ये स्वैप इन हुआ है। इस स्टेज यहाँ पे आपके पास दो स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप है स्वैप आउट ऑफ द P1, दूसरा स्टेप है स्वैप इन ऑफ द P2। अब सपोज यहां पे आपका स्वैपिंग टाइम जरूर मैटर करता है। सपोज आप कहते हो जी कि आपकी ट्रांसफर रेट जो है वो 50 MB पर सेकंड है, 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड। अब सपोज प्रोसेस P1 जो था इसका साइज था 100 MB, 100 मेगाबाइट। तो 100 मेगाबाइट को स्वैप आउट करने के लिए आपको कितना टाइम लगा? 100 डिवाइडेड बाय 52 सेकंड्स, मींस के 2000 मिली सेकेंड्स। अब प्रोसेस P2 भी सपोज आपका 100, प्रोसेस P2 को आपने स्वैप इन करके एग्जीक्यूट कर दिया। जब प्रोसेस P2 की एग्जीक्यूशन आई तो हो गई, तो प्रोसेस P1 को दोबारा आपने स्वैप इन करना है, तो उस वक्त भी इस पे कितनी कॉस्ट आएगी? 2000 मिली सेकेंड्स, मीन के 2 सेकेंड्स। तो आप यूं कहें कि 4000 मिली सेकेंड्स आपकी यहाँ पे स्वैपिंग का डिले आया है प्रोसेस P1 के लिए। अब इसमें अभी तो इस डिस्क की एफिशिएंसी भी हो सकती है, वो भी मैटर करेगी, क्योंकि डेफिनेटली ये स्लो है एज कंपेयर टू द रैम। जब आप स्वैप इन कर रहे होंगे तो डिस्क उतना रिस्पॉन्स नहीं देगी जैसे रैम दे रही थी। तो यहाँ पे आपके पास ये वाले ओवरहेड्स स्वैपिंग के मस्ट आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बेनिफिट जरूर अचीव होता है। एक तो आप इसको प्रीएम्प्ट अगर किसी प्रोसेस को करना चाह रहे हैं, दूसरा आप इस मेमोरी स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अभी अगर आपकी यूजर स्पेस सपोज 300 MB है, तो आप हो सकते हैं इसमें 500 MB के प्रोसेसर प्रोग्राम को स्टोर कर लें। तो किस तरह से कि पहले 300 MB लोड किए, उन 300 में से 200 MB आपने स्वैप आउट कर दिए, और जो रिमेनिंग 200 MB थे वो आपने दोबारा से इसमें अपलोड कर लिए। अब यहाँ पे स्वैपिंग के लिए जो आपको जरूरत है ख्याल रखने की, कि आप जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 4000 मिली सेकेंड्स आपका डिले आया है स्वैपिंग का, तो हम कोशिश करेंगे सिस्टम आपका मिनिमम स्वैपिंग करेगा। कि अगर सपोज आपका 3 प्रोसेस आप इस पे रखना चाह रहे हैं और वो तीनों प्रोसेस रिजाइड कर सकते हैं, तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे। अब सपोज तीसरे प्रोसेस की 50 इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें से 40 इंस्ट्रक्शंस तो लोड हो गई, लेकिन 10 के लिए जगह नहीं है प्रोसेस P3 के लिए। हम देखेंगे कि प्रोसेस P1 में अगर जो सबसे टॉप पे है, उसकी पहली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई हैं उनमें से सिर्फ 10 इंस्ट्रक्शन को स्वैप आउट किया जाए। अगर वो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ 10 इंस्ट्रक्शंस को स्वैप आउट किया जाए, ताकि नेक्स्ट आपका अगर उन इंस्ट्रक्शन को आपने चलाना है दोबारा, तो दोबारा से स्वैप इन सिर्फ 10 को ही करना पड़े, पूरे प्रोसेस को उठा के हम बाहर ना फेंकें। दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि सपोज कोई प्रोसेस P1 आपका वेट में था, प्रोसेस P1 आपका वेट में था किसी आईओ के लिए। अब आईओ डिवाइस के पास रिक्वेस्ट गई हुई थी कि एक प्रोसेस है जिसका फिजिकल एड्रेस जिसका एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है,
दिस प्रोसेस इज वेटिंग फॉर योर सर्विसेज। किसी आयो की बात हुई, अब आयो अभी रिस्पॉन्ड करने वाली थी, आयो पहले किसी दूसरे प्रोसेस को रिस्पॉन्ड कर रही थी, कोई भी आयो डिवाइस, और ये वेटिंग में था। हमने क्या किया, उसी टाइम पे प्रोसेस P2 को स्वैप इन कर दिया और प्रोसेस P1 को स्वैप आउट कर दिया। अब जो आयो के पास रिक्वेस्ट गई हुई है वो जीरो एड्रेस की गई हुई। अब जीरो एड्रेस पे प्रोसेस P1 नहीं है, प्रोसेस P2 है। तो स्वैपिंग के इस काम में, ये जो हम स्वैपिंग जिक्र करें, ये स्टैंडर्ड स्वैपिंग इसको कहते हैं। आजकल के सिस्टम्स के अंदर ये वाली स्वैपिंग यूज नहीं होती। तो आपका क्या है कि ये वाली स्वैपिंग जो है, प्रोसेस P2 स्वैप कर देगा। अब आयो डिवाइस रिस्पॉन्ड किसको कर देगी, उस प्रोसेस को जो जीरो एड्रेस पे पड़ा हुआ है। जीरो एड्रेस पे अब प्रोसेस P1 नहीं है, P2 है, तो वहां पे आपका एरर आएगा। तो इसके लिए फिर आगे सॉल्यूशंस है कि ऐसा प्रोसेस जो आयो रिक्वेस्ट के लिए है उसको आप स्वैप आउट ना करो। अब कैसे पता चले कि ऐसा प्रोसेस किस तरह से है, उसका यह है कि आयो के जो बफर्स हैं वो यूजर प्रोसेस स्पेस में ना रखो, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस में रख लो। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेस में आयो के बफर्स रखो, जहां पे प्रोसेसेस की ये वाली डिटेल हो कि किस प्रोसेस को क्या चाहिए। जब स्वैप आउट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपको इसका अगर हम स्वैप आउट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको स्वैप आउट होने से मना करेगा कि इसको अभी आयो रिक्वेस्ट गई हुई है, इसको आयो चाहिए, आयो इसको रिस्पॉन्ड करने वाला है। लेकिन इसमें भी फिर मसला आएगा कि एक यूजर लेवल की इंस्ट्रक्शन है, उसको पहले लोड किया ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर में, फिर उसको दोबारा उसका रिजल्ट जो भी आयो का आया उसको दोबारा यूजर स्पेस में लाना, तो ये भी ओवरहेड से। तो इस तरह से स्वैपिंग के कुछ मिसाइल हो सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, और फिर उनकी भी फर्दर फिर डिस्कशन है। तो मेन हमारा यहाँ पे टारगेट है कि स्वैपिंग समझ आ जाए कि स्वैपिंग है क्या और उसके चैलेंजेस क्या हैं। जी, इस वीडियो में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।